हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज जो है आपका अधिगम टॉपिक है और अधिगम में जिस तरह की प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि मेरे पास प्रश्न आ रहा है, आप लोगों से एक बार फिर मैं ये कह दूं, बाद में ये मत क्लेम करिएगा आपने जो बताया उनमें से नहीं आया। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता है कि आपसे क्या पूछा जाएगा। मैं आपके सामने में आपकी सहायता के लिए बस वही बिंदु लेकर आ रही हूँ जो पता चल रहा है, किस तरह से पूछा गया है, पूछा जा रहा है, और आप लोग भी पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ, मैंने कई कैंडिडेट से बात की, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसी पर मैं बिल्कुल लंबे लंबे टॉपिक को शॉर्ट करके आपके लिए लेकर आती हूँ और आप लोग भी उसे पसंद करते हैं और आप लोगों को काफ़ी मदद मिलती है। आज जो टॉपिक है आपका अधिगम है और मैंने मैथ के कैंडिडेट से ये बात करी थी, पेपर फर्स्ट था उनका, और उन्होंने ये कहा था कि अधिगम के सिद्धांत से 8 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। इसीलिए मैं आज अधिगम टॉपिक लेकर आई हूँ। अधिगम एक ऐसा टॉपिक है जो कि 2 घंटे का, अगर मैं डिटेल में बताऊँ तो वो 2 घंटे में कंप्लीट होगा। इंटरेस्टिंग सारे जो भी मनोविज्ञान के टॉपिक होते हैं सभी इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन अधिगम भी विस्तार पूर्वक से अगर पढ़ें तो काफ़ी समय लगेगा। लेकिन मैं इसको सिद्धांत की बात की जा रही है तो सिद्धांत को ही मैं, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उसको मैं बताऊंगी। जिस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मेरे पास जो प्रश्न का कलेक्शन आया है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगी। और अब देखिए क्या होता है, हर हमेशा अपडेट यही आ रहा है कि मैथ के कैंडिडेट भी यही बोल रहे हैं कि मैम फिजिक्स केमिस्ट्री भी पूछा गया था। तो सामाजिक अध्ययन वालों का, चूँकि मैंने शुरू से आप लोगों को सामाजिक अध्ययन बताया है और डर थोड़ा लग रहा है इसीलिए कि पता नहीं क्या होगा, और जब मैथ वाले को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपसे पूछा जा रहा है तो लगता है कि सोशल स्टडीज भी जो है आपका मिक्स ही पूछा जाएगा। जो कल एग्ज़ाम देंगे या जो आज एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा प्रश्न के प्रकार को मुझे टाइप करके भेजें या फिर मेल कर दें। मेल आईडी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो समझ में आएगा कि किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, मिक्स है या फिर 9th 10th से है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मैम 9th 10th थोड़ा सा हिस्ट्री बता दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, मैंने 9th 10th के हिस्ट्री पॉलिटिकल को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया, और जब ये पता चलने लगा कि अब ऊपर लेवल का पूछा जा रहा है तो वो शुरू करना भी अभी किसी काम का नहीं था। कितना मैं आपको बता पाती, 2-4 एक्सरसाइज भी कंप्लीट नहीं हो पाता। ऊपर के लेवल का बुक तो मेरे पास सभी अवेलेबल हैं, MA तक का है, इसीलिए मैंने वो सामाजिक अध्ययन छोड़ दिया है। और कोई बात नहीं है, अब लगता है कि आप लोग किसी तरह अनिवार्य प्रश्न पत्र में ही अधिक से अधिक नंबर ले आएँ, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो ये है अधिगम। आज हम लोग समझेंगे अधिगम, और प्रयास रहेगा कि इससे सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को मैं आपको कवर करा दूं। देखिए, अब आप पढ़ के जाइए, देखिए आपसे क्या पूछा जाता है भी या नहीं पूछा जाता है, पूछने वालों की मर्जी है, लेकिन अभी तक का ये अपडेट है कि अधिगम से प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम समझेंगे अधिगम। अधिगम को मैंने यहाँ पर लिखा, और अधिगम मतलब जिस तरह कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, अधिगम मतलब होता है लर्निंग, अधिगम मतलब लर्निंग यानी कि सीखना। तो अधिगम में हमें क्या क्या पढ़ना है इसको समझिएगा। अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम की विशेषता, अधिगम का पक्ष, विधियां और अधिगम के प्रकार। इसके बाद अधिगम की परिभाषा, और फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि किस कारक से प्रभावित। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, बस मैंने आपको ये बताया है कि जब अधिगम को स्टार्टिंग से आप पढ़िएगा। अभी तो मैं स्टेट के लिए बता रही हूँ, आप लोग अगर कहेंगे एग्ज़ाम के बाद तो इन सब चीज़ों पर मैं बिल्कुल डिटेल में आपको परिभाषा सहित आपको बता दूंगी, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। अधिगम में इतने चीज़ों को जानना होता है कि अधिगम का अर्थ क्या है, अधिगम की विशेषता क्या है, अधिगम का क्या पक्ष है, क्या विधियां हैं, क्या प्रकार है, फिर परिभाषा क्या है, और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कि अगर हम लोग कुछ सीखते हैं तो उसका कारक क्या है, उसको प्रभावित करने का क्या कारक है। तो इसको हम आगे चर्चा करेंगे, पहले हम इसको मिटाते हैं। अब देखिएगा, जैसे कि अभी हमने ये समझा कि अधिगम मतलब होता है सीखना, अधिगम मतलब होता है सीखना यानी कि लर्निंग। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है सीखना। तो इसमें हम समझेंगे ये जो सीखना है, अधिगम भी 2 तरह का होता है।
एक होता है स्थायी, एक होता है अस्थायी। ये एक हो गया सीखना और एक हो गया व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन, मैं अधिगम का 2 अर्थ आपको बता रही हूँ। जब ये अर्थ समझ जाएंगे तो फिर आपको सिद्धांत समझने में भी समय नहीं लगेगा। एक हो गया अधिगम मतलब सीखना, दूसरा हो गया व्यवहार में परिवर्तन। ये जो सीखना है, जिसको कि आप कहते हैं एक छोटे स्तर पे, यानी कि किसी भी चीज़ को आप कहते हैं एक शॉर्ट तरीका, जिसको आप संकीर्ण कहते हैं, ये जो सीखना है अधिगम मतलब सीखना, इसका मतलब हो गया संकीर्ण। और ये जो है व्यवहार में परिवर्तन, यानी कि मैंने एक ऐसा चीज़ सीखा जिसको सीखने से मेरे व्यवहार में ही परिवर्तन हो गया, इसको कहते हैं व्यापक रूप से अधिगम करना। यानी मैंने विस्तृत रूप से किसी चीज़ को सीखा और मेरे व्यवहार में परिवर्तन हो गया। अब ये 2 चीज़ आप देख रहे हैं, अब इस दोनों चीज़ को हम कैसे समझेंगे, देखिएगा। ये जो है व्यवहार में परिवर्तन, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये अब जब ये व्यवहार आया तो शिक्षा मनोविज्ञान में जब आप देखेंगे तो आपको ये वाद करके कई मनोविज्ञान आएंगे कि ये गेस्टाल्टवाद हैं, ये व्यवहारवाद हैं, ये सिद्धांतवाद हैं, तो इस तरह से ये दार्शनिकवाद हैं। तो कई इस तरह के मनोवैज्ञानिक आते हैं। तो ये जो जब व्यवहार आया तो यहाँ से एक छोटा सा चीज़ अगर पूछ ले तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि व्यवहार जो है, व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है वाटसन को। व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है वाटसन को। लेकिन इस व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1905 ईस्वी में इस शब्द का प्रयोग करने वाले मैकडूगल थे। ये मैकडूगल ने अपने एक इन्होंने अपना बुक लिखा था और उस बुक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और इसका अर्थ हो गया मनोविज्ञान की अवधारणा। इसमें इन्होंने इस व्यवहार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था और इन्होंने ये कहा था मैकडूगल ने कि व्यवहार में परिवर्तन को ही हम लोग अधिगम कहते हैं। और उसके बाद फिर वाटसन ने एक व्यवहारवाद के सिद्धांत को ही बना दिया, यानी कि इन्होंने ये व्यवहारवाद के जनक हो गए। इन्होंने व्यवहारवाद पर एक पूरा पुस्तक लिखा। तो ये वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है अगर इस तरह से पूछे। और अगर पूछे कि सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो ये मैकडूगल थे, जिन्होंने 1905 ईस्वी में अपने इस पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। इसको हमने समझा। अब हम समझेंगे ये जो आपने 2 चीज़ देखा, व्यवहार में परिवर्तन और ये सीखना, अधिगम के 2 रूप। अब इसको तो आपने समझ लिया, लर्निंग है, सीखना है। अब ये जो व्यवहार में परिवर्तन है, इसको 2 तरीके से लेंगे। व्यवहार में भी परिवर्तन 2 तरीके से होता है, बिल्कुल ध्यान से आप इसको समझिएगा। इससे एक प्रश्न ऐसा था कि परिपक्वता अधिगम का कौन सा सिद्धांत है, स्थायी या अस्थायी? इस तरह के एक प्रश्न जिस तरह के सामने में आए हैं, तो उस पर अभी मैं बता रही हूँ, अगर उस तरह से प्रश्न पूछेंगे तो आप लोग करके ही आएंगे। अगर कुछ अलग थलग पूछ दिया जाए तो फिर देखिए क्या होता है। तो ये जो व्यवहार में परिवर्तन है, मेरे व्यवहार में, मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ पर है और इनके व्यवहार में ये जो व्यक्ति हैं ये थोड़ा मान लीजिए क्रोधित हैं या बात पर तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन अचानक से देखिएगा, जब इनसे 2 साल बाद आप मिलते हैं तो इनके व्यवहार में पूरी तरह से परिवर्तन है। अब आप इनसे मिले तो आप आपस में चर्चा कर रहे हैं कि इनसे मिला तो इनके व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन है, इनको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, आप आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन अब कोई व्यक्ति के साथ किसी व्यक्ति से आप 2 साल बाद मिल रहे हैं, मिलते ही वो अपना क्रोध आपको नहीं दिखाने लगेंगे। अगर उनके व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो गया है, यानी कि सदा के लिए उनका गुस्सा खत्म हो गया है, तब तो वो 2 दिन भी आपके पास रह जाएंगे तो उनके व्यवहार में परिवर्तन ही आपको दिखेगा, यानी कि वो गुस्सा नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो तुरंत आए हैं, तुरंत आपने 1-2 घंटा वॉच किया और फिर उनके मन के प्रतिकूल आपने किसी बात को बोला, फिर उनका क्रोध आ गया, तो वो हो गया अस्थायी परिवर्तन। कुछ देर के लिए आपने अस्थायी परिवर्तन देखा, फिर वो एज इट इज हो गए। अब यहाँ पर हम समझेंगे ये जो व्यवहार में परिवर्तन है, स्थायी परिवर्तन क्या होता है। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका है अभ्यास। ये जो अस्थायी परिवर्तन होता है, इसमें सबसे पहले आपका अभ्यास होता है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर होता है आपका प्रशिक्षण
और तीसरे नंबर पर आपका होता है अनुभव। तीसरे नंबर पर होता है अनुभव। इसका मतलब ये हुआ कि आपने मन में ये ठान लिया कि मुझे टीचर बनना है, और टीचर बनने के लिए मुझे लिखने का भी आदत होना चाहिए, मुझे बीएड का प्रशिक्षण भी लेना पड़ेगा, और मुझे किस प्रकार बच्चे से ट्रीट करना है, कैसा व्यवहार करना है, इसका मुझे अनुभव भी होना चाहिए। आपने अपने मन में एक संकल्प लिया कि मुझे टीचर बनना है। इसके लिए आपने क्या किया, लिखने पढ़ने का अभ्यास करना शुरू कर दिया घर में। पढ़ते पढ़ते जब आपको लगा कि नहीं मैं बन सकती हूँ टीचर, फिर आपने बीएड का प्रशिक्षण ले लिया। प्रशिक्षण जब आपने ले लिया, आप टीचर का आपने बीएड का प्रशिक्षण ले लिया, उसके बाद आपको अनुभव हो गया। उस प्रशिक्षण के दौरान जब आपने प्रैक्टिकल किया, बच्चों को पढ़ाया, आपने बाल विकास पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, तो आपको पूरी तरह से अनुभव हो गया कि अब टीचर को क्या करना होता है। मैंने तो प्रशिक्षण ले लिया, मैं तो टीचर बन गई, मेरे पास अनुभव भी है। अब यहाँ पर जो आपके अंदर आपके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ, यानी कि आप एक सामान्य व्यक्ति से आप शिक्षक बन गई, और ये जो परिवर्तन आपका हुआ अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के बाद जो आपने ज्ञान को अर्जन किया, उसको हम लोग कहेंगे स्थायी परिवर्तन। इस परिवर्तन को अब आपके पास से कोई नहीं हटा सकता है। आप बेशक टीचर का काम छोड़ दीजिए, आप घर में बैठ जाइए, लेकिन आपने जो डिग्री हासिल कर ली, आपने जो प्रशिक्षण ले लिया, आपके पास जो अनुभव है, आपने जो अभ्यास किया, इसको कोई आपसे नहीं छीन सकता है। ये आपके पास धरोहर हो गया, यानी कि ये परिवर्तन आपके अंदर स्थायी परिवर्तन हो गया। इसको हमने समझ लिया। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण जो है अस्थाई है या अस्थाई है, तो जब स्थाई का पूछे तो बस ये 3 चीज़ आपको याद रखना है कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव। ये तीनों चीज़ आपको, एक व्यक्ति मान लीजिए साइकिल से जा रहा है, कहीं यहाँ पर एक गड्ढा है, फिर यहाँ से इधर से जा रहा है। अब उस व्यक्ति को अभ्यास है साइकिल चलाने का, वो व्यक्ति रोज़ उधर से आ रहा है, तो उसे क्या है, अभ्यास है। अब उधर से आते आते उसको वो प्रशिक्षित भी हो चुका है कि यहाँ पर गड्ढा है, मुझे इधर से ही साइकिल टर्न करना है, और उसे इस बात का अनुभव भी हो गया है। तो अब जब भी वो कितना भी फास्ट में आएगा साइकिल लेके, यहाँ आते ही वो टर्न लेगा। यानी कि उसका जो ये परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन है। उसके अंदर ये विकास हो चुका है इस सोच का कि यहाँ गड्ढा है, यहाँ से हम गिरेंगे। तो ये है आपका स्थायी परिवर्तन। अब अगर कोई व्यक्ति आके उसको कह दे कि नहीं आप सीधा साइकिल चलाइए, वो गड्ढा ख़त्म हो गया है, तो वो इतना वहाँ पर साइकिल चला चुका है, उसको इतना अनुभव है कि सबसे पहले वो उतर कर उसका निरीक्षण करेगा कि सच में गड्ढा बंद हुआ है या नहीं। किसी के कहने पर वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस व्यवहार के परिवर्तन में हम लोग इसको कहते हैं स्थायी परिवर्तन। अब हम समझेंगे और अस्थायी परिवर्तन क्या होता है। व्यवहार में मनुष्य का कई तरह के परिवर्तन होते हैं। किसी बात पे आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, किसी बात पे आप हंस रहे हैं। तो ये जो अब आप परिवर्तन देखेंगे, इसमें पहला है आपका, पहला नंबर पे आपका है परिपक्वता। परिपक्वता जिसको कि आप कहते हैं मैच्योरिटी। दूसरा जो है आपका परिवर्तन, ये है बीमारी। तीसरा जो है आपका परिवर्तन, ये है थकान। चौथा परिवर्तन जो है संवेगात्मक परिवर्तन, संवेगात्मक। पांचवा जो है आपका मादक पदार्थ का सेवन। सबको अभी मैं एक एक लाइन में डिटेल में तो अभी नहीं बता सकती हूँ, समय ही नहीं है। मादक पदार्थ का सेवन, लेकिन जितना मैं बता दूंगी वो आप लोग भूल नहीं पाएंगे, कभी जीवन में भी नहीं भूल पाएंगे। और लास्ट जो है आपका, इसको कहते हैं मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति। अब हम समझेंगे इसको। तो हमने समझ लिया कि क्या है स्थायी परिवर्तन, इसको समझिएगा। परिपक्वता, कोई छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ से, वो बच्चा है उसके हाथ से आपने खिलौना लिया, वो रोने लगा। 2 साल का बच्चा जिस तरह से रो रहा है, अगर इसी तरह से 5 साल के बच्चे के साथ आप करिएगा और उसको कहिएगा कि अच्छा वो आपसे छोटा है, कुछ देर बाद वो दे देगा या फिर वो बच्चा अपने घर चला जाएगा, तो ये खिलौना आपका आपके घर में ही रह जाएगा। तो फिर वो उतना नहीं रोएगा जितना 2 साल का बच्चा रो रहा है। अगर ये बच्चा 10 साल का हो गया तो फिर जिस तरह का बिहेव 5 साल का बच्चा कर रहा था, ये 10 साल का बच्चा नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि ये परिपक्वता के कारण, मैच्योरिटी के कारण इसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिपक्वता वाला परिवर्तन है ये अस्थायी है, क्योंकि 2 साल में इस बच्चे का जो व्यवहार था, 4 साल में वैसा नहीं था, 10 साल में वैसा नहीं था। जब ये युवा अवस्था में हो जाएगा तो इसके व्यवहार में और भी अलग मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। जब ये बुजुर्ग हो जाएगा तो उसके व्यवहार में
और भी अलग मैच्योरिटी देखने को मिलेगी। तो ये जो परिवर्तन होते जा रहा है बिल्कुल अस्थायी है, अलग अलग एज पर परिवर्तन हो रहा है, तो इसको कहते हैं अस्थायी परिवर्तन। दूसरा देखेंगे बीमारी। अभी हम बिल्कुल ठीक हैं, मान लीजिए कल बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे चेहरे में, हमारे आवाज़ में, हमारे चलने के तरीके में, इन सारी चीज़ों में जो है परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि हम बीमार हो गए हैं। अब बीमार हैं तो ये परिवर्तन तो मेरे में हो गया, मुझे कुछ भी करने को मन नहीं करेगा, नहीं अच्छा खाने को, नहीं बात करने को। तो ये जो परिवर्तन है ये अस्थायी है। जैसे ही बीमारी मेरी ख़त्म होगी हम फिर से एज इट इज़ हो जाएंगे। तो परिवर्तन ये भी है, लेकिन ये अस्थायी है। तीसरा है थकान। कोई व्यक्ति कहीं बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके आ रहा है, 9-10 घंटे काम करके आ रहा है, और आते ही अगर आप कुछ उनके मन के प्रतिकूल बात बोल देते हैं, उनके मन के अनुकूल बात नहीं है, तो उनके व्यवहार में एक अजीब सा इरिटेशन होगा, वो झल्ला के आपको जवाब देंगे इस तरह से। लेकिन जब वही व्यक्ति 1 घंटे बाद स्नान करता है, खाता है, नहाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो उसी व्यक्ति के व्यवहार में फिर आप देखेंगे परिवर्तन। तो ये जो परिवर्तन है ये भी अस्थायी है। अब 4 नंबर आप देखेंगे संवेगात्मक। किसी आदमी को देखेंगे संवेगात्मक, कोई आप ये ज्ञानात्मक भी समझ लीजिए, भावात्मक भी समझ लीजिए। तो ये जैसे हुआ कि कोई भावना में, मतलब आप कोई फिल्म देख रहे हैं, उसमें कोई अधिक रो रहा है तो आप भी उनके साथ रो रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं है कि आप अब ऐसा कोई भी फिल्म देख रहे हैं तो आप उसमें रो रहे हैं? नहीं, आप उस सीन पर जिसमें कि व्यक्ति रो रहा है, जिसमें रोने वाला सीन था, तो उनके भावना से खुद की भावना को जोड़कर फिर आप उस तरह से दुखी हो जाते हैं। लेकिन तुरंत कुछ देर बाद हंसने का सीन आता है तो आप हंसने लगते हैं। तो ये जो आपके व्यवहार में परिवर्तन है ये भी अस्थायी है। फिल्म खत्म हुई, आपका व्यवहार फिर नॉर्मल। ये जो है मादक पदार्थ का सेवन। कोई व्यक्ति नशा करके आता है तो उसके व्यवहार में कुछ अलग ही परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन जैसे ही नशा उतरता है, परिवर्तन जो वो व्यवहार जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो ये भी है अस्थायी परिवर्तन। और ये जो मूल प्रवृत्ति है ये भी अस्थायी परिवर्तन ही है। ये जो मैंने आपको ये समझाया जस्ट यही है। मूल प्रवृत्ति मतलब जन्मजात अगर व्यक्ति में किसी प्रकार का व्यवहार है तो धीरे धीरे वो बड़ा होते जा रहा है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो ये जो मूल प्रवृत्ति वाला, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि मूल प्रवृत्ति हुआ है बाय बर्थ, जन्मजात। और जन्मजात से लोग सोचेगा कि ये तो अस्थायी परिवर्तन लग रहा है, लेकिन नहीं, जन्मजात भी अस्थायी परिवर्तन ही होता है। तो ये थे आपके अधिगम, जिसको कि आपने समझा। इनमें से कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम को लेकर अलग अलग परिभाषाएं दी है। क्रो ने ऐसा कहा है कि अधिगम जो है ये अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसे ही अधिगम कहते हैं। गिलफोर्ड एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यानी व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। एक व्यक्ति आपके सामने में आता है और आपको मुस्कुराकर हाय कहता है तो आप भी उसे मुस्कुराकर ही हाय कहेंगे, यानी कि उसके व्यवहार से आपके व्यवहार में परिवर्तन आया। तो इसको ही गिलफोर्ड ने कहा है अधिगम। दूसरा कि कोई व्यक्ति आप आता है और आपके गाल पर फोड़ देता है, यानी गाल पर थप्पड़ लगा देता है, तो बदले में आपको गुस्सा आएगा, आप बिना सोचे समझे आप भी थप्पड़ लगा देंगे। तो इससे आप याद रखिएगा कि उसके थप्पड़ लगाने से आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो गिलफोर्ड ने ऐसा कहा था कि गाल पर देने से व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है, ये गिलफोर्ड ने कहा था। इसी प्रकार स्किनर हैं। स्किनर में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, इसमें भी अधिगम के सिद्धांत में भी उनका नाम आएगा। स्किनर नाम से 4 मनोवैज्ञानिक हैं। कोई BF स्किनर हैं, कोई सिर्फ स्किनर हैं, दो और स्किनर हैं। तो 4 स्किनर ऐसे हैं। तो आपको अगर स्किनर से पूछा जाएगा सिर्फ स्किनर, अधिगम में जो आएगा वो स्किनर ही आएगा, और नहीं तो फिर BF स्किनर, वो भी हैं, मनोवैज्ञानिक ही हैं। तो इस तरह से करके आपको पूछा जाएगा। ये आपने अधिगम को समझा है। और भी 1-2 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अलग अलग तर्क दिया है। तो यहाँ पर आपने बहुत चीज़ों को सीखा कि व्यवहारवाद के जनक किसे कहते हैं, व्यवहार का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अस्थायी व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या है, या फिर अस्थायी अधिगम क्या है। अधिगम और व्यवहार में परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन को। तो आप याद रखिएगा, व्यवहार की जगह पर आपको अधिगम भी पूछ दिया जाएगा, स्थायी अधिगम क्या है और अस्थायी अधिगम क्या है। तो अस्थायी में आपका ये आ जाएगा, अस्थायी में आपका ये आ जाएगा। अब हम अधिगम के सिद्धांत को देख लेते हैं। मैंने अभी मनोवैज्ञानिक के बारे में बताया कि क्रो ने कहा था कि जो आपका अभ्यास और प्रशिक्षण अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं। क्रो ने अधिगम कहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करिएगा। वो अधिगम की परिभाषा थी
कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहते हैं। इसीलिए मैंने 3-4 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के नाम और उनके परिभाषा को लिख लिया है। क्रो एंड क्रो ने कहा है, आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन, ये किसने कहा है? आदत, अभिवृत्ति। क्रो एंड क्रो ने, 2 बार क्रो क्रो है, यहाँ पर 2 बार आ है, तो आदत, अभिवृत्ति और एक चीज़ आपको यहाँ पे ज्ञान माइंड में रखना है। इस तीनों का अर्जन करना ही अधिगम कहलाता है। जबकि गिलफोर्ड ने वही कहा था जो मैंने आपको अभी समझाया, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। व्यवहार के कारण व्यवहार में आए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। जिस तरह हो आप इसको माइंड में सेट कर लीजिए। विलियम वुडवर्थ ने कहा है कि अधिगम जो है विकास की एक नई प्रक्रिया है। यानी कि अधिगम वो चीज़ है कि हर दिन कुछ ना कुछ विकास होते ही रहता है। अपने ज्ञान में हम हर दिन एक नया ज्ञान जोड़ते हैं, उसे ही अधिगम कहते हैं। और गेट्स जो है इन्होंने कहा है प्रशिक्षण और अनुभव। यानी कि हमने जो शुरू किया था इसका परिभाषा अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव, वहाँ से आप अभ्यास हटा दीजिएगा और यहाँ आप प्रशिक्षण और अनुभव अगर माइंड में रखते हैं तो ये गेट्स ने कहा है प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है। थोड़ा सा हम यहाँ पर बिना लिखे समझेंगे। जो हमने अधिगम का पक्ष, विधियाँ और जो प्रकार बताया था उसमें आप ये समझिएगा अधिगम का पक्ष क्या क्या है। तो अधिगम में जैसे कि आपका भावात्मक पक्ष है, संकलात्मक पक्ष है, इस तरह से क्रियात्मक पक्ष है, यानी क्रिया करके अधिगम को आप क्रिया करके यानी काम के द्वारा भी सीख सकते हैं। भावनात्मक यानी आप मुझे सुनकर भी सिर्फ सीख सकते हैं बिना कुछ किए, यानी कि भावना से जुड़कर भी आप मेरे से कुछ सीख सकते हैं। अगर आप मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो आपको मेरा हर किया हुआ वो काम अच्छा लगेगा और आप उसी को करना चाहेंगे। तो अधिगम के ये पक्ष थे। और अधिगम की जो विधियां हैं, आप गलती करके सीखते हैं, आप सूझबूझ के दृष्टिकोण से सीखते हैं, या फिर आप अभ्यास करके सीखते हैं। तो ये है अधिगम की विधियां। और अधिगम के जो प्रकार हैं उसमें गामक अधिगम यानी कि जो शरीर के द्वारा क्रिया करके आप सीखते हैं तो वो गामक हुआ, जो कि मैंने अभी आपको पक्ष में बताया वही मिलता जुलता आपके गामक में है, तो ये प्रकार में है। तो मैं डिटेल में ये सब ऐसा टॉपिक है कि मैं बिल्कुल डिटेल में बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी आप लोग समझ ही रहे हैं। तो अब हम लोग सिद्धांत देख लेंगे। सिद्धांत महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए जो सिद्धांत के प्रश्न पूछ रहे हैं, अब हम लोग उसको देख लेते हैं। उसके बाद हमारा अधिगम का महत्वपूर्ण पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम अधिगम के सिद्धांत को देखेंगे। यहाँ पर मैंने सभी प्रमुख सिद्धांत लिखे हैं, इस सिद्धांत को आप याद कर लीजिएगा। अभी तक सिद्धांत से भी पूछे गए हैं, मैंने सभी महत्वपूर्ण सिद्धांत लिखे हैं। और जो अधिक महत्वपूर्ण है यानी कि जिससे बार बार पूछा जाता है और एक सिद्धांत को दूसरे सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग देखिएगा, ये जो पहला सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। इस सिद्धांत को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और इस सिद्धांत को एसआर थ्योरी के नाम से मैक्सिमम पूछा जाता है। एसआर थ्योरी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये है थॉर्नडाइक। इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने। और फिर इन्होंने ये कहा था कि प्रयास त्रुटि के बावजूद बिल्ली ने पहले प्रयास किया, उस प्रयास में बार बार त्रुटि हुई, बार बार प्रयास के दौरान उस बिल्ली ने सीख लिया जो भी चीज़ उस पर प्रयोग किया गया था। तो इसीलिए इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इसमें से थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम बताए हैं और 5 उसके सहायक नियम बताए हैं। तो जो भी अभी तक प्रश्न पूछा गया है मुख्य नियम से ही पूछा गया है। और अभी जिस तरह से पूछा जा रहा है इतना गहराई में जाकर नहीं पूछा जा रहा है जिस तरह की मेरे पास अभी तक का अपडेट है। कल क्या पूछने वाला है ये किसी को नहीं पता है। तो मुख्य सिद्धांत ज़्यादा याद रखा जाता है। तो तत्परता का नियम, मुख्य सिद्धांत के जो नियम दिए हैं उसमें 3 महत्वपूर्ण है। मुख्य नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। यानी कि किसी चीज़ को सीखने के लिए तत्परता होनी चाहिए। अगर बिल्ली के आगे में कुछ रखा गया तो एक बार बिल्ली उसको पाने का प्रयास की और उसे सफलता नहीं मिली तो फिर बिल्ली रुकी नहीं, उसके अंदर तत्परता था, वो बार बार उस प्रयास को करती थी उस चीज़ को पाने के लिए। और उसका प्रभाव उसको दिखता था, उसको लगता था कि मैं हर बार प्रयास कर रही हूँ तो मुझे हर बार कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है। और इस तरह वो करते करते अभ्यास, बार बार वो अभ्यास करती रही और उसने उस चीज़ को अचीव कर लिया। तो ये थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, जिसको कि संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और एसआर थ्योरी। दूसरा है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इसे
क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्योंकि प्रसूत है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक सिद्धांत है समीपता अनुबंधन अधिगम का सिद्धांत, इसको प्रसूति सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि एडविन गुथरी ने दिया था। तो प्रसूति सिद्धांत गुथरी पर आ जाइएगा, लेकिन जब आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत पूछे तब वहाँ पर आपका होगा स्किनर ने दिया था, और इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए, यानी कि पुष्टि करने के लिए। इस चीज़ का मतलब समझिएगा कि ये क्या है, पर्याप्त एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है, तो कबूतर पर प्रयोग क्या है। तो ये जो आप आगे कहीं पढ़ेंगे, ये इसके बाद हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको हम इसको डिटेल में बताएंगे। तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया था कबूतर पे प्रयोग करके, और एक सिद्धांत स्किनर ने दिया था जिसको कि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत कहेंगे। यहाँ अनुबंधन है, यहाँ अधिगम है, दोनों सिद्धांत को देने वाले आपके स्किनर ही हैं। लेकिन जब क्रिया प्रसूत अनुबंधन का उन्होंने सिद्धांत दिया था तो उन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था, और जब क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत दिया था तो उन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था। क्योंकि ये जो मनोविज्ञान है ये या तो फिर जानवर पर इसका प्रयोग किया जाता है या तो मानव पर किया जाता है। तो इस तरह से पशु पक्षी और मानव पर जो प्रयोग किया जाता है शिक्षा मनोविज्ञान में, आप यही देखेंगे। अब यहाँ पर आपका अगला है तीसरा नंबर पर क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। और क्लासिकल मतलब आपको पता है शास्त्रीय होता है, क्लासिकल संगीत आप सुने हैं, शास्त्रीय। तो कहीं कहीं पर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्लासिकल को शास्त्रीय करके पूछा जाएगा। तो इस सिद्धांत को देने वाले आपके हैं पावलव, और इन्होंने पावलव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। कई चीज़ आपको पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस जानवर पर पावलव ने प्रयोग किया था, या फिर कुत्ते पर प्रयोग करने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे। तो इसलिए मैंने ब्रैकेट में इन सब चीज़ों को जितना संभव हो सका है आपके लिए इस कम समय में लाने का मैंने प्रयास किया है। बाद में अगर आप किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, KVS है, आपका सीटेट है, स्टेट है, किसी प्रकार का टेट है, तो आपको ये सब पढ़ना ही पड़ेगा। आप कहेंगे इस एग्ज़ाम के बाद तो मैं सब कुछ आपको डिटेल में एक एक पॉइंट बता दूंगी। अगला जो आपका है सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। गेस्टाल्ट जर्मन का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पूरा, संपूर्ण, यानी कि अंत से कहीं ज़्यादा लाभदायक आपका पूरा है। थोड़ा थोड़ा चीज़ जानने से, थोड़ा प्रयोग करने से किसी चीज़ का बेहतर है उसका पूरा प्रयोग करें, इसीलिए इसको गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं। और इस सिद्धांत को 3 मनोवैज्ञानिक ने मिलकर दिया है, कोल्हर है, कोफ्फा है और मैक्स वर्दिमर है। 3 ऐसे लोग हैं जो कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। लेकिन मैक्सिमम इसमें जो पूछा जाता है ये कोल्हर को लेकर ही पूछा जाता है, और इन्होंने एक सुल्तान नामक चिंपांजी पर प्रयोग किया था। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि ये क्या है सिद्धांत को प्रतिपादित करना। तो इन्होंने चिंपांजी को पहले केला दिया था एक पिंजरे में बंद रख के, और देखा था कि इसने किस सूझ का प्रयोग किया, किस अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर रहा है ये इस केले को प्राप्त करने में। तो वहाँ पर चिंपांजी ने देखा कि उस पिंजरे में एक बॉक्स रखा था, तो उसने उस बॉक्स को लिया, बॉक्स को रखा, उस पर चढ़ा और उसने केले को ले लिया। अब यहाँ पर फिर दोबारा कोल्हर ने क्या किया कि 2 केला थोड़ा और ऊंचा रख दिया और 2 रड को डाल दिया उसके सामने में। अब वो एक रड को निकाल कर लाने का प्रयास किया केले को, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन उसका ये जो अंतर्दृष्टि है, या फिर ये इसको आप सूझ कहिए, ये सूझ उसको नहीं आई, ये उसके दिमाग में नहीं आया कि अगर हम इस दोनों छड़ को, दोनों रड को जोड़ देते हैं तो केला तक पहुंच जाएगा। तो वहाँ पर वो चिंपांजी रुक गया। लेकिन जब कोल्हर ने उस दोनों छड़ को जोड़कर और फिर उस केले को उतार कर दिखाया, उसके बाद पुनः उस केले को वहाँ टांग कर दोनों छड़ को अलग कर दिया, तो फिर उस चिंपांजी ने दोनों छड़ को जोड़कर वहाँ से केले को उतार लिया। यानी अंतर्दृष्टि देखकर वो सीख गया, उसको तुरंत सूझ मिल गई। तो ये सिद्धांत कोल्हर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत इसको कहते हैं। अगला है आपका प्रबलन का सिद्धांत। इस प्रबलन के सिद्धांत को पुनर्बलन का भी सिद्धांत कहते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। और ये क्लार्क एल हॉल ने इस सिद्धांत को दिया है। कहीं आपको हल ऑप्शन में मिलेगा, कहीं हॉल मिलेगा, बस क्लार्क याद रखिएगा। एल हॉल या एल हल, ये प्रबलन या पुनर्बलन बार बार जिसको कहते हैं कि आप करते हैं। और उसके बाद आपका है अनुभवजन्य सिद्धांत। किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने। इनका कहना है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है, ये कार्ल रोजर्स ने कहा था। और चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया था। चिन्ह अधिगम आप समझेंगे, चिन्ह अधिगम क्या है। तो इन्होंने चिन्ह के द्वारा एक चूहे पर, इन्होंने भी, ये टॉलमैन ने भी चूहे पर प्रयोग किया था। तो इसको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ दिया जाए चिन्ह अधिगम जो कि चूहे पर प्रयोग किया गया था किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तब तो टॉलमैन हो जाएगा।
और यहाँ जो क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत चूहे पर किया गया था, ये स्किनर ने किया था। इन्होंने क्या किया था, एक रास्ते से चूहे को ले जाकर वो कहीं और छोड़ देते थे और रास्ता बदल बदल कर वो आते थे कि चूहा जो है पहुंच सकता है या नहीं, वो उस चिन्ह को फॉलो कर सकता है कि नहीं। तो ये टॉलमैन ने इस सिद्धांत को देखा था कि चूहा सीख सकता है कि नहीं, और हम लोग देख रहे हैं अधिगम का सिद्धांत, यानी कि कैसे कौन सीखता है। अगला है आपका समीपता अनुबंधन अधिगम का सिद्धांत। समीपता अनुबंधन अधिगम, इसको प्रसूति सिद्धांत भी कहते हैं, ये एडविन गुथरी ने दिया था। अगला है आपका अधिगम सोपानिकी का सिद्धांत, ये R.M. गेने ने दिया था और R.M. गेने ने इसको 8 वर्गों में विभाजित करके दिया था। अगला है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जो कि अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था, और कि इसका मतलब है सामाजिक अधिगम, यानी लोग समाज में रह के सीखते हैं, तो ये बंडूरा ने ऐसा कहा था। और मानवतावादी का सिद्धांत मास्लो ने दिया था, और क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन ने दिया था। ये ऐसे सिद्धांत हैं, महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि टीचर के एग्ज़ाम में इसी सिद्धांत से पूछे जाते हैं। अगर अभी अचानक से आपको अधिगम से पूछना शुरू कर दिया है, अधिगम के सिद्धांत से, जो कि किसी प्रकार के सिलेबस में मेंशन नहीं है, और ये शिक्षा मनोविज्ञान का है आपका, और पूछना शुरू किया है और जिस तरह से हमें पता चल रहा है, तो उसके अनुसार मैंने प्रयास किया है। अगर इसके अंदर से आपको पूछ दिया जाता है, भगवान करे ऐसा ही हो तो अच्छी बात है, नहीं पूछता है तो आप लोग ये क्लेम मत करिएगा आपने क्या बताया था, क्या पूछा, क्योंकि ये किसी को भी पता नहीं है आपसे क्या पूछा जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल है तो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और भी आपका लेट से एग्ज़ाम है तो प्लेलिस्ट में देखिएगा जाके, चैनल पर आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, कई अनिवार्य प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ आपको मिल जाएंगे। और कमेंट कर बताइएगा आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा। और कल जिनका एग्ज़ाम है, आज जिनका एग्ज़ाम है, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।